अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर फीलिंग हैप्पी क्योंकि आपका कोर्स ख़त्म होने जा रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 27 जो कि आपकी बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर है एंड दैट इज़ द बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, कि किस तरह से आप बायोलॉजी की स्टडी को और सारी जो नॉलेज है आपके पास डेटा है उसको आप किस तरह से इंसान की भलाई के लिए और बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए और ह्यूमन की वेलबींग के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे ये इसका थर्ड लेक्चर है और इस चैप्टर का और आखिरी लेक्चर भी है। हमने प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स थे उसमें हमारी डिस्कशन थी अपॉन फर्स्टली के क्या लिंक्स हैं बायोलॉजी के ह्यूमन वेलफेयर के साथ, कैसे हम इसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इन द फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट क्या होती है, वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन क्या होती है, किस तरह से यूजेज होता है। फिर उसके बाद हमारी सेकंड जो लेक्चर था, सेकंड लास्ट लेक्चर जो हमारा था, उसमें हमारी डिस्कशन थी ऑन कि हम किस तरह से व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक क्या है, एनिमल्स की यील्ड को और किस तरह से उनकी जो बेहतर एडवांटेजेस जो उनकी क्वालिटीज़ हैं हम उन ट्रेड्स को, उन फीचर्स को किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा ये था कि किस तरह से हम प्लांट्स, जिस तरह अगर एनिमल्स की जो बेहतर चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा करें ताकि इंसानों को फ़ायदा मिले और इकोनॉमिकली भी वो हमारे लिए एफिशिएंट हो। और दूसरा ये था कि किस तरह से हम जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी यील्ड को ज़्यादा कर सकते हैं सो दैट वो हमें फ़ायदा दें, या जो उनके बेहतर फीचर्स हैं जैसे अच्छे गुड क्वालिटी सीड्स का बनना, फ्रूट की प्रोडक्शन ज़्यादा होना, मिठास ज़्यादा होना, उनकी डिफरेंट वैरायटीज़ होना, तो उनकी यील्ड यानी पैदावार ज़्यादा होना। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स पे हमने देखी, जिसमें था स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन सिलेक्शन। उसमें हम जो है डिफरेंट जो अच्छी ब्रीड्स हैं उनको सिलेक्ट करके और फिर हम उनकी मीटिंग कराते हैं। देन देयर वाज हाइब्रिडाइजेशन और देन नेक्स्ट वन वाज क्रॉस बैक क्रॉसेस जो होते हैं, जिसमें आप एक हाइब्रिड को वापस पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। फिर हमने होम गार्डनिंग को देखा थोड़ा सा इसमें और एक्लिमेटाइजेशन को देखा। फिर हमने एक्लिमेटाइजेशन और अडेप्टेशन के डिफरेंसेस भी देखे। फिर हमने देखा कि हम होम गार्डनिंग के क्या फ़वाइद हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी, मतलब डेकोरेशन के लिए, ऑर्नामेंटिव पर्पस, मतलब ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, खूबसूरती सजाने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में हम किचन गार्डन्स बना सकते हैं जिसमें हम मिर्चें, आलू, लहसुन, प्याज वगैरह, बैंगन, ये चीज़ें अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक भी होता है, कॉस्ट एफिशिएंट यानी कि सस्ता भी पड़ता है और साफ़ सुथरी चीज़ भी होती है। तो ये हमारी प्रीवियस लेक्चर की डिस्कशन थी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है रोल ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि हमने प्लांट्स को देख लिया, एनिमल्स को देख लिया और जनरली चीज़ों को देख लिया। अब हम देखते हैं कि माइक्रोब्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या रोल प्ले करते हैं इंसान के लिए बेटरमेंट और बेटरमेंट पैदा करने के लिए और बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमारा जो है आज का टॉपिक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे, ठीक है। प्रीवियसली हम देख चुके हैं प्लांट्स और एनिमल्स को, और तीसरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तीसरी जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ माइक्रोब्स, ठीक है। हम पहले थोड़ा सा देखते हैं कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी जो है आँख से, नेकेड आई मतलब ये जो नॉर्मल हमारी आँख है, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हमारी आई नेकेड नहीं रहती है, हमारी आई जो है वो उसके आगे कोई पर्दा, कोई चीज़, स्क्रीन आ जाती है और डिफरेंट लेंसेज और जो भी माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स होते हैं वो आते हैं। लेकिन ये हमारी नेकेड आई है कि आँख के आगे कुछ भी नहीं है। कोई आपको आसपास ज़रा देखे, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नज़र आ रहा है, नो यू कैन नॉट सी इट। लेकिन जब आप जो है माइक्रोस्कोप में देखते हैं अंडर अ स्लाइड, तो देन यू कैन विजुअलाइज दीज ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स या microorganisms. Microbes exist everywhere in oil, in air, soil, water, human body, inside plants and animals. इस हवा में हज़ारों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इस बोर्ड पे बैठे हुए, आपकी आंखों के, आपके आईलैशेस के ऊपर चिपके हुए, आपकी चीक्स पे बैठे हुए, आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में बैठे हुए बैक्टीरिया, आपके कुछ स्टमक के अंदर बैक्टीरिया जिसमें से एक एच पायलरी है, वो और डिफरेंट जो है जगहों पे हर जगह मौजूद होते हैं नेचुरली, ठीक है। Microbes are essential components of life on Earth and can be beneficial to humans in several ways. Not all microbes are pathogenic. कहते हैं कि अर्थ पे जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है। देखो, सबसे पहले तो हमने यही देखा, एवोल्यूशन जब हुई तो वो स्टार्ट ही, जो एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है कि वो स्टार्ट ही कहाँ से हुआ था,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ था। तो कहते हैं कि ये जो है एसेंशियल है लाइफ के लिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो माइक्रोब्स को खाते हैं, फिर उन छोटे ऑर्गेनिजम्स को बड़े ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, और इस तरह से पूरी फूड चेन और फूड वेब जो है वो लिंक्ड अप होता है। और हम इन माइक्रोब्स को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल देखा था वेरियस टेक्निक्स में, प्रोब्स बनाने में, DNA जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें, और किस तरह से जो है वो जो बीचेस पे स्पिलेज हो जाते थे, ऑयल गिर जाता था, उसे क्लीन करते थे, वेस्ट को क्लीन करते थे, और डीनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया किस तरह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे एक्ट कर सकता है। तो ये इस तरह के वेरियस हमने पहले भी देखे हैं कि माइक्रोब्स के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ़वाइद। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं, डिफरेंट हेडिंग्स में देखते हैं। तो रोल ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि हाउस होल्ड फूड की प्रोसेसिंग में इनका क्या काम है, कि घरों में जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसमें माइक्रोब्स का क्या काम है। हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो घर में जो फूड की प्रोसेसिंग हो रही होती, खाना प्रोसेस मतलब किसी चीज़ को किसी प्रोसीजर के अंडर गो कराना, ठीक है। जैसे कि खाना बॉयल करना, स्टीम करना, कुक करना, ये डिफरेंट प्रोसेसेस है ना फूड की प्रोसेसिंग के। तो अब हम देखते हैं कि कुछ तरीक़ेकार जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं फूड प्रोसेसिंग में। माइक्रोब्स कन्वर्ट फूड आइटम्स टू अदर वेराइटीज़, ठीक है। माइक्रोब्स क्या करते हैं, फूड आइटम्स को डिफरेंट वेराइटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? बाय द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस, ठीक है। एक बैक्टीरिया है, हमारे पास कुछ मेन टाइप्स होती हैं बैक्टीरिया की। कोकाई जो कि राउंड शेप होते हैं, और फिर कॉमा शेप जो होते हैं वो विब्रियो बैक्टीरियाज होते हैं। देन वी हैव गॉट बेसिलाइज जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। कोकाई से गोल गोल क्लस्टर शेप्ड होते हैं। तो एक बैक्टीरिया है आपके पास लैक्टोबैसिलस, जहाँ पे लैक्टो लफ्ज़ आए तो ये जो है मिल्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे लैक्टिक एसिड मिल्क से रिलेटेड होता है, जब मिल्क फर्मेंट हो जाता है तो बन जाता है। और लैक्टोज जो है वो एक शुगर है, मिल्क में प्रेजेंट होती है। फिर लैक्टेज एक एंजाइम है। मैंने हमेशा कहा कि जहाँ भी लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ के एंड में एज आए मतलब वो एंजाइम है। तो लैक्टेज क्या करता है, जो लैक्टोज शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट है, इसको ब्रेक डाउन करता है और ये मिल्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क में या जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट करता है इनटू योगर्ट। हम कहते हैं ना दही, दूध खट्टा हो गया है, दूध फट गया है और फिर से फर्दर योगर्ट बन जाता है। तो ये इसमें जो बैक्टीरिया काम करता है वो लैक्टोबैसिलस होता है। तो घर में जो आप दूध से दही बनाते हैं, ये एक तरीका है जिसमें आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन डो यूज टू मेक ब्रेड इज़ फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट, ठीक है। अब जो ये आप यीस्ट बनाते हैं, इसमें आप क्या करते हैं कि आप उसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं दैट इज़ यीस्ट, ठीक है। तो उससे डो जो ये आटा बनता है, खमीर जो बनता है, उसमें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। अदर फूड आइटम्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स आर चीज़, वाइन, सोया सॉस। सोया सॉस जो बनता है, जो हम ये चाइनीज़ सूप वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, काले रंग का जो सॉस होता है वो। उसके अलावा चीज़ जो है, जो आपकी पनीर जिसे कहते हैं वो, और ये जो क्रुद हम घरों में खाते हैं, जो खट्टा सा एक रॉकी सा थिंग होता है, दही से बनता है, तो ये क्रुद भी जो है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल से बन रहा होता है। फिर वाइन, जो शराब मशरूब होते हैं, इसमें भी क्या होता है कि अगर ग्रेप्स से वाइन बन रहा है तो उस ग्रेप वाइन में क्या होगा कि अपने ग्रेप्स की बहुत अरसे तक फर्मेंटेशन कराते हैं। फिर फर्मेंटेशन जब होती है, जब प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन होता है, तो अल्कोहल, और कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल, मोस्टली इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है। और इथेनॉल क्या है, वाइन ही तो है, जो आप ये जो मतलब हम तो नहीं, अल्लाह हमें बचाए इससे। तो ये जो शराब नोशी करते हैं, जो वाइन होता है, इसके अंदर अल्कोहल ही तो होता है, ठीक है। The yeast used to make bread is also used to ferment malted cereals, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये जो जस्ट यीस्ट को इस्तेमाल करके हम खमीर आटा बनाते हैं और फिर उसे रोटी बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, उसी से जो है हम माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस भी बनाते हैं, जैसे कि बियर, विस्की, वाइन, ब्रांडी एट्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, किसी में थोड़ी फर्मेंटेशन हुई होगी, किसी में ज़्यादा फर्मेंटेशन होती है, कोई स्ट्रॉन्ग बीवरेज होता है, कोई स्ट्रॉन्ग शराब होता है, कोई कम स्ट्रॉन्ग शराब होता है। तो ये उसकी वेरियस टाइप्स हैं और ये सारी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बन रही होती हैं। फिर कुछ माल्टेड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि ये पीच माल्ट, लेमन माल्ट, जो कि हराम तो नहीं है मगर उसमें थोड़ा सा फर्मेंटेशन का प्रोसेस
इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा माइक्रोब्स का रोल हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग में। फिर उसके बाद जो है फर्दर एक टेबल बना है, उसको अपनी बुक से ही देख लें कि क्या रोल है माइक्रोब्स का हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग में। सबस्ट्रेट या सोर्स या वो चीज़ जिस पे एक्शन हो रहा है वो क्या है एक पहले ब्लॉक में, फिर अगले कॉलम में है कि कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल हो रहा है, और फिर जो उसका है कि फूड प्रोडक्ट जो चीज़ थी वो उस माइक्रोब के इस्तेमाल के बाद किस में बदल गई। तो जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उस पर माइक्रोब कौन सा, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। ये बैक्टीरिया का नाम है, ये इतना कोई इससे डरने वाली बात नहीं है। जिस तरह हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ठीक है। तो होमो हमारा क्या है, जीनस है, और सेपियन क्या है, हमारा स्पीशी है, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का। फिर अगर पास्चराइज्ड मिल्क पे स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस खाली एक्ट करें तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा चीज़ में, ठीक है, पनीर में। अगर लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस एक्ट करेगा तो वो उसको योगर्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर ज़्यादा होगा अमाउंट में या डिफरेंट तरह का थोड़ा सा बैक्टीरिया होगा तो उससे चीज़ में, पनीर में कन्वर्ट कर देगा। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोई भी ऑर्गेनिक डिफरेंट कंपाउंड्स पे अगर आप पेनिसिलियम या सैक्रोमाइसिस का जो माइक्रोब है वो उस पर एक्ट करे तो उसको एसिटिक एसिड या विनेगर में, जैसे हम क्या कहते हैं सिरका, तो सिरका कैसे बनता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एप्पल सिडर विनेगर होता है जिसे हम कहते हैं ACV, ठीक है। एप्पल सिडर विनेगर, सेब का सिरका होता है, अंगूर का सिरका होता है, आई थिंक लेमन से भी शायद सिरका बनता है। तो ये सिरका जो बनने का प्रोसेस है विच इज़ एसिटिक एसिड एंड दैट इज़ CH3COH इसका केमिकल फार्मूला है। सो दिस प्रोडक्शन ये किस तरह से होगी, अगर पेनिसिलियम या सैक्रोमाइसिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करेगा। देन वी हैव मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड सोया बीन्स प्लस सॉल्ट वाटर। सोया बीन्स, जो सोया के सीड्स होंगे उन्हें, उन बीन्स को और गंदम को और सॉल्ट वाटर नमकीन पानी को, उस पर आप अगर एस्परगिलस ऑरिजी या लैक्टोबिलस और यीस्ट का कम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सोया सॉस में। फिर कुछ सीरियल ग्रेन्स ग्राउंड इनटू फ्लोर, जैसे सीरियल ग्रेन्स क्या मतलब, ये गंदम वगैरह को जो है या आटा या जौ दलिया, इनको जो है आप बारीक पीस लें। फ्लोर मतलब कि बिल्कुल पाउडर जैसा, आटा जो होता है हमारे पास पाउडर होता है ना, तो इनको पीस के फिर इसमें अगर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो कि क्या है एक यीस्ट का नाम है, तो अगर वो उस पर एक्ट करे तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा ब्रेड में। हमें पता है कि जो डो बनती है, जो हम आटा खमीर करते हैं मैदा वगैरह में, हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो उसके नीचे बेस होती है वो कैसे राइस करती है, हम ये जो फ्लोर होता है, जो पिसा हुआ आटा होता है, उसमें हम थोड़ा सा यीस्ट डाल देते हैं, देन इट रेजेस टू ब्रेड। तो क्या क्या फूड प्रोडक्ट्स हमने बनाई माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके, योगर्ट, दही, चीज़, पनीर और विनेगर विच इज़ सिरका, कहाँ लिखा है मैंने ये, और देन सोया सॉस और ब्रेड, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कशन, एक डिटेल डिस्कशन हो गई कि हमने किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग में इस्तेमाल किया। अब अगली चीज़ है हमारे पास कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम इंडस्ट्री के लेवल पे किस तरह से माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी डिस्कशन देखते हैं। रोल ऑफ माइक्रोब्स अब किस में होगा, इन पहले क्या था, इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग, घर के लेवल पे। अब हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ के लेवल पे, कारखानों के लेवल पे किस तरह से क्या प्रोडक्शन वो कराता है और किस तरह से वो बेनिफिशियल है, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में जो माइक्रोब्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं और वो वैल्यूएबल हैं ह्यूमन के लिए, क्योंकि एक तो हमें वो इस तरह की चीज़ें हम उससे बनाएंगे कि जो हमारी जेब हमको मतलब इकोनॉमिकली हमें फ़ायदा देंगी, ठीक है, हमें अर्निंग देंगी। और दूसरा ये कि काम की चीज़ें भी हम उससे बना सकते हैं। तो उसका अल्टीमेट मकसद या अल्टीरियर मोटिव क्या होगा कि इंसान की भलाई हो, इंसान की बेहतरी की तरफ कोई स्टेप जा रहा है। माइक्रोब्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स बनाए जा सकते हैं जो कि स्टॉप कर सकते हैं किसी बीमारी को या उससे टोटली किल कर सकते हैं किसी बैक्टीरिया को, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करके एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है और फिर वो बैक्टीरियल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके बाद कुछ डिटर्जेंट्स जो कि जिसके अंदर लाइपेजेस होते हैं। अब मैंने क्या कहा कि एज जिसके एंड में आएगा वो एंजाइम है, तो लाइपेज क्या कि लाइप को तोड़ने वाला, लाइप लफ्ज़ किससे निकला है, लिपिड,
लिपिड्स या फैट्स, तो उनके जो निशान होते हैं, चिकनाई वगैरह के दाग होते हैं, इसको धोने के लिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं, सर्फ वगैरह, उसके वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाए जाते हैं और डिराइव किए जाते हैं। फिर उसके अलावा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि सब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन ए किस लिए इस्तेमाल होता है कि जो आपकी जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम है, जो कि आपके जिस्म में किसी बाहर की चीज़ को आने को उससे रोकता है, और अगर कोई बाहर की चीज़ आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ जंग करता है, तो उस निज़ाम को सप्रेस करने के लिए। तो हम वही सोचें कि क्यों, हमें क्या ज़रूरत है हम इम्यूनिटी को, जो इंसान का क़ुव्वत और मुदाफ़ियत का निज़ाम है, उसको कम करें। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है किसी एक, जैसे अगर किसी का लिवर ख़राब है और किसी और इंसान का लिवर उस इंसान में डाला जाए, तो जिस इंसान में जो रिसीवर है, रिसिपिएंट है, उसके जिस्म जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और उसकी इम्यूनिटी बहुत एक्टिव हो जाएगी, और वो उस लिवर के अंदर जब उसको लग चुका है, ट्रांसप्लांट हो चुका है, उसके ख़िलाफ़ काम करने की कोशिश करेंगे। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस नॉन माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि और डायबिटीज़ में हम जैसे इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या ग्रोथ हार्मोन हम बना रहे थे, या क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह हम जो बना रहे थे हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए, तो उनका इस्तेमाल हम, उनकी जो बनावट है हम किस तरह से कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। फिर केमिकल्स लाइक इथेनॉल वगैरह बनाए जा सकते हैं, जो कि फ्यूल, सॉल्वेंट और बाकी पर्पज़, क्योंकि इथेनॉल को हम एज अ फ्यूल, हम उसको जलाने के तौर पे जला के जो है वो घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हीट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एज अ फ्यूल हम इथेनॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इथेनॉल हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिल सकता है क्योंकि फर्मेंटेशन पे ये प्रोड्यूस होता है। फिर बायो फर्टिलाइजर्स, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होंगी कि वो सॉइल को फर्टिलाइज़ कर सके, ज़रख़ेज़ कर सके, उसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह जो है वो स्प्लिट करके डाल सके, क्योंकि हर वक्त ऑक्सीजन में तो, एयर में तो, एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है, मगर वो किस फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में, जिसके नाइट्रोजन के बीच में एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जिस डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल, जिसके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, और 3 बॉन्ड्स को तोड़ना इंतहाई मुश्किल काम है। तो ये इसको नाइट्रेट्स और अमोनिया वगैरह में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो कि सॉइल में इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा करते हैं और उस सॉइल को, उस मिट्टी को ज़रख़ेज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इंडस्ट्रियल रोल देखा माइक्रोब्स का। क्या क्या था कि एंटीबायोटिक्स में हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिटर्जेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, और इम्यूनो सप्रेसेंट्स, यानी कि ये साइक्लोस्पोरिन ये क्या है, इम्यूनो सप्रेसेंट, इसको हमने इस्तेमाल किया ताकि इम्यूनिटी कम हो सके, बॉडी की किसी जो लड़ने की मुदाफ़ियत का जो निज़ाम है वो कम हो, क्योंकि जो ऑर्गन हमने लगाया है उसकी रिजेक्शन ना हो। अक्सर क्या होता है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाए, कोई किडनी किसी इंसान की काम नहीं कर रही, तो उसमें नई किडनी लगाई जाए तो वो ऑर्गन रिजेक्शन हो जाती है, बॉडी इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़, इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हाई हो जाती है कि वो ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट नाकाम हो जाता है। तो इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है ताकि इम्यूनो सप्रेशन हो। फिर इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और इस तरह की वेरियस चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने देखा था कैसे हम डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये कर रहे थे। फिर इथेनॉल और को एज अ फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल द यूज़ ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आगे है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल है, जिसकी हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके हैं। इन सीवेज treatments, सीवेज दैट इज़ जनरेटेड बाय ह्यूमंस डेली इज़ ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है। जितने भी हमारा रोज़ का जो है घरों के वेस्ट होते हैं और डिफरेंट जगहों से जो वेस्ट जा रहे होते हैं, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में चले जाते हैं ताकि उनको लेस हार्मफुल बनाया जाए। उनके अंदर जो जहरीले मवाद हैं या जैसे केमिकल्स वगैरह रिलीज़ हुए हैं, उनको ब्रेक डाउन करके कम हार्मफुल बनाया जाए, और फिर उसके बाद उसे नेचुरल जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे सी वगैरह में उसे भेज दिया जाए, ठीक है। और फिर क्योंकि ऑयल, हैवी मेटल्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस वगैरह ये चीज़ें, और सर्फ से जो हैं, डिटर्जेंट्स जो हैं चीज़ें, इनसे क्लीनिंग, जो आपके शैम्पूज़ और ये जो आप यूज़ करते हैं क्लीनर्स, इनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, और फर्टिलाइज़र्स के अंदर ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि
इंतहाई लीथल और फेटल और टॉक्सिक साबित हो सकते उन मछलियों के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो जिस पानी में वो रहेंगे, जहाँ पे ये सारा वेस्ट सीवेज में वेस्ट छोड़ा जाएगा, ठीक है, रिलीज़ किया जाएगा। इसलिए जो है अच्छे जो पढ़े लिखे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जहाँ पे सारा जो ये कचरा वाला पानी आता है, पोल्यूटेड वाटर, और ये इस सब की ट्रीटमेंट होती है, इसको जो है लेस टॉक्सिक बनाया जाता है और फिर इसको रिलीज़ किया जाता है। और जो ये माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को जो सीवेज में है, इसको अपनी कार्बोहाइड्रेट की सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर ये बहुत सारा कचरा है, इसमें आपने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले, वो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये कचरा उनका खाना है, तो वो उसको ईट अप कर लेंगे और वो जो है ऑर्गेनिक वेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से हमें फ़ायदा होगा कि वो जो है उस वेस्ट की, उस कचरे की एफिशिएंट डिस्पोजल हुई है, यानी कि इस तरीके से हमने उसको ख़त्म किया है कि जिसने इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को हार्म नहीं दिया, एफिशिएंटली। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बाय माइक्रोब्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी लेवल पे आप क्या करते हैं कि आप जो है फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फ़िल्टर करते हैं बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, और लार्ज ऑब्जेक्ट्स जैसे कोई बड़े प्लास्टिक्स हैं या इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने सेपरेट कर लिया, उनको हम लैंडफिल साइट्स, बहुत जैसे शहर से दूर पहाड़ों के करीब कहीं हमने बड़े बड़े खड्डे बनाए होते हैं, लैंडफिल्स, हम उसमें जाके उसको डंप कर देते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। या फिर इंसिनरेटर्स में उन बड़ी चीज़ों को, इंसिनरेटर्स जो है कुछ ऐसे चेम्बर्स, ऐसे खाने टाइप जगहें होती हैं जिनके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर जो चीज़ डाली जाती है उसकी राख बन जाती है, तो वो इतना, इस कमरे जितना कचरा, उसकी इतना थोड़ा सा राख बस बन जाएगी, ठीक है। तो इंसिनरेटर्स में उससे डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो बाकी छोटा मटीरियल है, रिमेनिंग मटीरियल है, उसको जो है हम अलाउ करते हैं to settle so that much of solid materials to the drops to the bottom of the tank, जो भी टैंक वगैरह है उसमें जो छोटा वाला कचरा है वो नीचे को बैठ जाए। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि जो सॉइल और पेबल्स, यानी कि जो क्योंकि जो सीवेज आया उसमें मिट्टी भी होगी, उसमें स्टोन्स, पत्थर भी होंगे, उसमें बड़े बड़े चीज़ें भी होंगी, उसमें हर तरह का वेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम उसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो द सॉलिड मटीरियल दैट सेटल्स इज प्राइमरी स्लेज वाइल द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हमने उसको, एक जो टैंक था उसमें जो नीचे चीज़ें बैठ जाती हैं, जैसे पत्थर वगैरह, ये चीज़ें ये नीचे बैठ जाती हैं, फिर जो चीज़ें ऊपर ऊपर रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सुपर नेटेंट, ठीक है। वो क्या होता है, एफ्लुएंट, जिसने फ्लक्स हो जाना होता है, फिर जो असल कचरा है, ठीक है, जो सुपर नेटेंट या फिर इसे हम एफ्लुएंट कहेंगे, ये एफ्लुएंट फर्दर चला जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी में हमने क्या किया, बड़े बड़े चीज़ें उठा के हम ले गए, फिल्टर कर लिए, उसको हमने लैंडफिल्स में या फिर इंसिनरेटर्स में डाल दिया। फिर उसके बाद हमने टैंक में जो बाकी कचरा था, जो सीवेज, क्योंकि पानी में मिक्स होकर ये कचरा आ रहा होता है, उसे हम जब एक टैंक या किसी बड़े जगह में डालेंगे तो जो नीचे बैठ जाएगा वो छोटे पत्थर और स्टोन्स टाइप चीज़ें होंगी, और जो ऊपर की सतह पे आ जाएगा वो क्या होगा, जो स्लज का ऐसे जो गारा जिसे कहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एल्गी वगैरह को इस्तेमाल करके, वो भी क्योंकि फंगस और बैक्टीरिया ये कोई एनारोबिक कंडीशन में काम करेगा, कोई एनारोबिक में, और इसकी ट्रीटमेंट, इस जो जितना भी वेस्ट आया है इसको बायोलॉजिकली इसका ट्रीटमेंट है, यानी कि क्या होगा कि उनकी ऑक्सीडाइजेशन कर देंगे, उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे। और बाकी जो है अगर एरोबिक कंडीशंस इस्तेमाल की गई होंगी तो वो जो बैक्टीरिया एरोबिक मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाले, जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन इस्तेमाल करते थे, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस वगैरह ऑक्सीजन इस्तेमाल करके रेस्पायर करते थे, वो क्या करेंगे, इस वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अदर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में इस वेस्ट की कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है। जबकि फंजाई और बैक्टीरिया जो अंडर एनारोबिक कंडीशंस काम कर रहे थे वो इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। एनारोबिक कंडीशंस में फिर क्या होगा कि कंटामिनेंट्स को बायोफ्यूल गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह होगी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या था कि बायो ऑर्गेनिजम्स ने उस पर एक्ट किया, अगर वो जो भी फंजाई था, बैक्टीरिया था, वायरस था, कोई भी माइक्रोब था, उस माइक्रोब में अगर वो एरोबिक माइक्रोब था तो ये इस कचरे को, जो कचरा जितना भी ऊपर सुपरनेटेंट या एफ्लुएंट आया था, तो एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो एनएरोबिकली वर्क कर रहे थे,
एनएरोबिक, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती काम करने के लिए, वो इसको मीथेन, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इससे ये गैसेस बनाएंगे, जो कि गैसेस क्या है, बायोफ्यूल। वो फ्यूल, वो पेट्रोल जिसे कह लें, पेट्रोल तो एक वन ऑफ द फ्यूल्स है, तो वो जो है फ्यूल जो कि ईंधन फ्यूल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना बेहतर होगा, तो वो ईंधन जो कि हमें बायोलॉजिकल प्रोसेस से मिले उसे हमने क्या कहा, बायोफ्यूल। और ये बायोफ्यूल क्या होगा कि हम इसको, इस गैसेस को जला के फर्दर जो है अपनी एनर्जी जो है इससे हासिल कर सकते हैं। फिर टर्शरी ट्रीटमेंट फाइनल क्लीनिंग प्रोसेस है दैट इम्प्रूव्स वेस्ट वाटर क्वालिटी बिफोर इट इज़ डिस्चार्ज। ठीक है, ट्रीटमेंट रिमूव्स रिमेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब जब ये भी काम हो गया कि जिसमें ये इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर या मीथेन वगैरह में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद थर्ड जो ट्रीटमेंट है उसमें क्या होगा कि अभी भी कोई अगर जहरीला मवाद है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस वगैरह, उसको इस सारे कचरे में से रिमूव कर लिया जाएगा और बाकी जितना वेस्ट होगा फिर उसको हम वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास किताब में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो है वो पिक्चर बनी हुई है, उसमें आप देख लें कि किस तरह से प्रीलिमिनरी पहला, प्राइमरी से भी पहले होने वाला जो ट्रीटमेंट है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, वो है। उसमें क्या हो रहा है कि बड़ी बड़ी चीज़ें जो है, ग्रिड्स लगी हुई हैं, बार्स लगे हुए हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ों को सेपरेट कर देंगी और वो नीचे एक गाड़ी बनी और नीचे लिखा है लैंडफिल, तो वो उन बड़े बड़े जो डंपस्टर्स हैं गाड़ियों में जमा होके सारा कचरा जाएगा डंपस्टर्स में या लैंडफिल साइट्स में, और फिर वो वहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। फिर बाकी आगे वही वाले स्टेप्स हैं और प्रोसेसेस हैं जिनमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट हो रहा है सीवेज का। फिर कहते हैं कि रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये तो हमने देख लिया कि सीवेज ट्रीटमेंट में क्या काम था। अब हम माइक्रोब्स का रोल देखेंगे एनर्जी प्रोडक्शन में, किस तरह से हम इनके थ्रू एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। माइक्रोब्स हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसके थ्रू बायोडीजल बना सकते हैं माइक्रो एल्गी के थ्रू, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। फिर हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, कुछ जो है वो मीथेन रिलीज़ करते हैं, तो हम इनको एज अ फ्यूल्स इस्तेमाल करके हम एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। फिर आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल दिया हुआ है, और वो एक्स्ट्रा रीडिंग मटीरियल जो है वो ज़रूरी इसलिए है, थोड़ा सा पढ़ लें आप, इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ। द सार्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स क्या होता है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम की शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस विच कॉज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर। सांस लेने की दुश्वारियाँ कॉज करते हैं ये ग्रुप ऑफ वायरसेस। ठीक है, अब ये वायरसेस जो है कहते हैं कि कुछ एनिमल सोर्सेज से आता है, शायद बैट, शायद चमगादड़, लेकिन कंफर्म नहीं है। और कहते हैं कि 2003 में एक एपिडेमिक हुआ था जिसमें सार्स वायरस ने 26 कंट्रीज़ के 8,000 लोगों को इन्फेक्ट किया था। उसे कहा गया था SARS-CoV-1। ठीक है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 1। ठीक है, CO कोरोना, V वायरस और 1 पहला कोरोना वायरस जो तब डिस्कवर हुआ था। अभी जो रिसेंट कोरोना वायरस जो उर्फ़ आम में, ज़माने आम में मशहूर है, दैट इज़ कॉल्ड, वो दिसंबर 2019 में डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसको क्या नाम दिया हुआ है, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19। सो व्हाट इज़ कोविड-19? कोरोना वायरस डिजीज़ 19। ठीक है, in March 2020 the name SARS-CoV-2 is given to this virus. The word corona is a Latin word meaning crown or halo. कोरोना का मतलब होता है क्राउन या ताज किसी के ऊपर। ठीक है, इट इज़ अ पॉजिटिव स्ट्रैंड RNA एनवेलप्ड वायरस। अब जब आपने ये पिछले साल और 9th क्लास में वायरसेस पढ़े होंगे तो देखा होगा कि वायरसेस के अंदर RNA होता है। ठीक है, तो ये RNA स्ट्रैंड वायरस है और एनवेलप्ड वायरस है। इस वायरस के अराउंड एक एनवेलप भी प्रेजेंट होता है। साइज़ इसका 65 से 125 नैनोमीटर है। शेप इसकी रफली स्फेरिकल, थोड़ी सी गोल टाइप होती है। फिर करता क्या है, इट कॉजेस द इन्फेक्शन और इट कॉजेस फ्लू लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। शुरू में एक फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं। कंटेजियस डिजीज़ है और दुनिया में बहुत हाई स्पीड पे फैल रहा है। कंटेजियस मतलब लगने वाली बीमारी, छूत की बीमारी जो कि फैलती है। 16 मिलियन पीपल पूरी दुनिया में कोविड-19 से आज तक इन्फेक्ट हो चुके हैं। More than 500,000 people have died from this viral infection. 0.5 मिलियन पीपल की डेथ हुई है कोविड-19 से। ठीक है, कोविड-19 इन्फेक्शन से। फिर उसके अलावा WHO ने इसके जो साइंस बताए हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके क्या साइंस बताए हैं कोरोना वायरस डिजीज़ के,
इन्फेक्शन होगा जिसमें आपको जो है फ़ीवर होगा, खांसी आएगी, सांस लेने में दुश्वारी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन मोर सिवियर केसेस इट कैन लीड टू निमोनिया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेथ। अगर बहुत शदीद किस्म का आपको वायरस हो गया है, कोरोना वायरस डिजीज़ इन्फेक्शन, और आपने बहुत लेट अगर पकड़ा गया है, बहुत लेट तशखीस हुई है, तो ये भी हो सकता है कि डिफरेंट ऑर्गन फेलियर, यानी कि किडनी काम करना छोड़ दे, गुर्दे काम करना, जो गुर्दे आपके किडनीज होते हैं, फेफड़े, लंग्स काम करना छोड़ दें। फाइनली लंग्स जो है वो, नॉर्मली आपके लंग्स क्या होते हैं, ऐसे स्पंजी होते हैं, बलून जैसे होते हैं। तो बलून फूलता है तो एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन होती है, वापस डीफ्लेट होता है तो इंस्पायरेशन होती है। आपके जब लंग्स की जो है वो फिब्रोसिस अगर कर दे, यानी कि उस बलून वाले उस इलास्टिक स्ट्रक्चर को फाइबर्स में तब्दील कर दे, एक बलून को ईंट बना दे या बोतल बना दे। एक बोतल में कैसे आप हवा इन्फ्लेट और इन्फ्लेट करेंगे और डीफ्लेट करेंगे, यानी कि सांस एक्सपायर करेंगे या इंस्पायर करेंगे, बलून में तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो बॉटल में तो नहीं पॉसिबल, एक शीशे की बोतल जैसे होती है। हाँ, बलून में क्योंकि इलास्टिक नेचर होती है, वो फैल भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इशू आ जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा। और जब आपके दिल, आपका ब्रेन और आपका किडनी वगैरह, लंग्स काम नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से आप जिंदा रह सकते हैं। और कुछ लोगों में एक हैरानकुन बात देखी गई, क्योंकि ये बहुत अजीब किस्म का वायरस है, इसका मैकेनिज़्म और ये चीज़ें साइंटिस्ट को इतनी समझ नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों में ये कुछ भी नहीं करता, कुछ लोगों में ये सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक होता है। उन लोगों जैसे, अगर मेरे अंदर, मुझे कोरोना के पेशेंट ने टच किया, या मैं किसी ऐसी जगह से कहीं जा, कोरोना अगर इधर लगा हुआ था, मैंने हाथ लगाया और मुझे ट्रांसफ़र हो गया, तो अब क्या होगा कि मैं सिर्फ कैरियर हूँ, मेरे में सिम्टम्स शायद ज़ाहिर ना हो, लेकिन मैं आपसे मिली और मैंने आपको अपना अंदर से वो जरासीम ट्रांसफ़र कर दिया, वायरस ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप गए, आप बीमार हो गए, मगर मैं बीमार ना हुई, तो बीमार ना होने को एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट ज़िंदगी जो है वो 3.4% है WHO के अकॉर्डिंग। फिर कोविड-19 जब वुहान, चाइना की सिटी से जब ये रिलीज़ हुआ था पहली दफ़ा, तो इसे एपिडेमिक कहा था। फिर उसके बाद जब ये पूरी दुनिया में, पहले जो एक छोटी जगह में कोई बीमारी फैले उसे हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक, लेकिन जब वो बहुत बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, पैंडेमिक, ठीक है, जो सबको इफेक्ट करे। पहले एपिडेमिक होता है, मगर बहुत फैल जाए तो वो पैंडेमिक। सबसे ज़्यादा USA, UK, इटली, फ्रांस, चाइना की साइड पे डेथ्स हुई हैं। पाकिस्तान में भी लाखों लोग इसका शिकार हुए हैं। और जब ये आपकी, जिस टाइम की ये बुक की फिगर्स है, उसके हिसाब से 6000 डेथ्स हुई हैं। और अभी तो आज के दिनों में तो 6000 से काफ़ी ज़्यादा काउंट ऊपर चला गया डेथ्स का, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल्स हैं बॉक्सेस में, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, उसे भी रीड कर लिया करें। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, आपका सेकेंड ईयर बायोलॉजी की थ्योरी ख़त्म होती है। ये आपका लेक्चर नंबर 72 था, जिसमें हमने 72 लेक्चर्स में सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को कवर किया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपने ठीक से इसे पढ़ा होगा, इसे रीड भी कर लें। अब जो है आपके एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट हो गया है, साथ साथ अपनी रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है। और आई थिंक कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं और ज़रूर इसको दोबारा से पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट्स भी क्लियर करेंगे और साथ साथ रिवीजन भी करेंगे और पेपर्स की अच्छे से तैयारी भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी के लेक्चर्स का अख्ताम हुआ। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए और माशरे में एक अच्छे शहरी बनने की कोशिश करें। और बहुत सी चीज़ें मैंने बीच में जो कही कि ये रेसिज़म और ज़ुबान, कौमियत, नस्ल परस्ती, इन सोचों से बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बनाया है, बहुत बड़े मकसद दे के दुनिया में भेजा है। छोटे छोटे काम जो है हमारा मकसद नहीं है। चलिए, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह अच्छे डॉक्टर बनें आप लोग, अच्छी अच्छी जगहों पर जाएँ। फिर मुलाकात ज़िंदगी में शायद कभी हो आपसे। तो बस यही मैसेज है आप लोगों के लिए, पढ़ाई करें, अच्छे शहरी बनें, अपने मुल्क व कौम की खिदमत करें। यहाँ पे थ्योरी के लेक्चर्स ख़त्म हुए, एक्सपेरिमेंट के लेक्चर्स में डिस्कशंस होंगी एक्सपेरिमेंट्स की। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।